हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे धर्म निरपेक्षता से रिलेटेड बात करने वाले हैं, यानी कि अपना जो चैप्टर चल रहा है अभी पे संविधान का राजनीतिक दर्शन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ बातें समझ चुके हैं एंड इसमें हालांकि अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया था आपको, और मैंने बताया भी था कि आप बनने वाले क्वेश्चन में से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे पहले के चैप्टर जो थे वो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको हम लोग समझेंगे। हालांकि इस चैप्टर में जितनी बातें हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। सो इसको यदि हम देखें कि यहाँ पे जो धर्म निरपेक्षता की बात की जा रही है, तो धर्म निरपेक्षता, ठीक है, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब तो आप सीधे से समझ जाएंगे कि क्या होता है। यहाँ पे क्या बताया गया कि माना जाता है कि जो धर्म निरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या करते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कही जाती है कि धर्म जो है वो लोगों का निजी मामला है। ठीक है, यहाँ पे राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ 2-3 कंडीशंस मैंने आपको कल बताई थी जिसके तहत राज्य हस्तक्षेप कर सकती है। आज भी मैं उसे आपको समझाऊंगी कि कैसे कर सकती है। तो इसमें क्या बताया गया है, यानी कि ये क्या है, एक निजी मामला है। जहाँ पे भी धर्मनिरपेक्षता की बात आएगी आप ये कहेंगे कि जो है राज्य धर्म को क्या मानता है, एक निजी मामला स्वीकार करता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते, और इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ पे अभी 2-3 कंडीशन जो मैंने बताई ना, उसके तहत यदि बोला जाए कि यहाँ पे देखें कि राज्य जो है धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि अपने इंडिया में कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे वो मान्यता प्रदान करते हैं, तो इसमें यही बताया गया कि इसका अर्थ मतलब हम क्या समझे कि क्या भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यद्यपि क्या हुआ कि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो जिक्र था संविधान में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसका आपको याद रखना है कि धर्मनिरपेक्ष जो है तो संविधान में इसका जिक्र नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन क्या हुआ कि भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा। हाँ, यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई वर्ड नहीं था, और इसके अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो आपने यहाँ पे देखा कि पाश्चात्य जो इसमें पश्चिमी धारणा में जो व्यक्ति थे, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित। ठीक है, तो इसमें नागरिकता से संबंधित जो भी अधिकारों की रक्षा के लिए हमने क्या किया कि धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखने लगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इसके बारे में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत में भी अच्छे तरीके से पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और पारस्परिक निषेध में यदि हम देखें कि शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे। पारस्परिक निषेध जो अभी हमने देखा उसका मतलब क्या होता है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ये सारी बातें ध्यान में रखते चलिएगा कि किस तरीके से है। अभी इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि वो दूर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य कुछ मामलों में हस्तक्षेप करता है। इनको देखेंगे। क्या हुआ कि राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। राज्य के लिए क्या जरूरी है कि वो धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। राज्य का मतलब मैं आज फिर बता दूं, जो भी न्यू स्टूडेंट हो, कि यहाँ पे राज्य का मतलब हम देश की बात कर रहे हैं, ना कि अपने अदर स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सेकुलर कंट्री होगी वहाँ पे, यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो भी कंट्री होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं।
ठीक है, कि भारत राज्य में, या यहाँ पे हम एक यूपी एमपी की बात नहीं कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये राज्य जा रहा है तो आप ऐसा समझे। तो यहाँ पे राज्य क्या करेगा कि इनके अंदरूनी मामलों में नहीं पड़ेगा। और यदि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करें या राज्य की, तो यहाँ पे क्या जरूरी होता है कि धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, और ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल ना दे। यानी कि धर्म भी ऐसा हमारा होना चाहिए जो हमारे राज्य की नीति में, हमारे राष्ट्र की नीति में किसी प्रकार का दखल ना पैदा करे और ना ही राज्य संचालन को वो प्रभावित करे। एंड यदि इसी बात को दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। ठीक है, 100 बात की एक बात कि धर्म और राज्य एक दूसरे से परस्पर अलग होना चाहिए, ये होता है आपका पारस्परिक निषेध का मतलब। अब आते हैं आगे, देखते हैं कि क्या होता है कि धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने से, मतलब अलग रखने के इस मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है। जो आपका धर्म है, ठीक है, और राज्य, इसे एकदम अलग रखने के पीछे मकसद क्या था संविधान सभा के जो मेंबर थे उनका, या आज भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा राज्य से इसका लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी ये निजी मामला है। तो इसका मकसद क्या था अलग रखने का, ठीक है, क्या इसे हम एक में रखते या राज्य इसमें हस्तक्षेप करता तो क्या दिक्कत थी, या धर्म की वजह से कुछ राजनीतिक समस्याएं आती तो उसमें क्या दिक्कत थी, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इसका मेन जो टारगेट था ना, मेन इसका एम जो था वो था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। क्या था इसका मेन उद्देश्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। और दूसरा क्या था कि जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है, जबकि क्या होता है धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं। यानी कि जो धार्मिक संगठन होते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं। और जब क्या होता है कि वे यह तक बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बताया गया कि जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वह क्या सहायता देगा। यानी कि इसमें है कि मतलब कहीं ना कहीं यदि देखिए हम लोगों के यहाँ होता है ना, संगठन बनते हैं, हिंदू संगठन भी बनते हैं अपना, मुस्लिम भी अपना बनाते हैं, हर एक जितने भी होते हैं सब बनाते हैं। सब लोग बताते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ये बातें हैं, हमें ऐसे पूजा पाठ करने चाहिए, इन देवताओं की पूजा करने से क्या होगा, भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो क्या होगा, दुर्गा माँ की पूजा करेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें लोग अपने से बना के जो भी है उनके ग्रंथों में लिखा गया, हमारे ग्रंथों में उसे बताते हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म में है कि हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा अल्लाह ये कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती। सिख में भी कि जो भी उनके धर्म होते हैं उन्हें अपना मानते हैं, ईसाई भी अपना मानते हैं। ठीक है, तो हर एक लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बताया गया है कि राज्य भी को हेल्प करनी चाहिए और यदि कभी समस्या आती है। लेकिन इसमें ये बताया रहा है कि जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वो क्या सहायता देगा, और इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे। यानी कि क्या है, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य जो है वो धार्मिक संगठनों की सहायता ही ना करे। क्योंकि मान लीजिए हमने राज्य को मिला लिया, राज्य से कह दिया कि आप हमारे अंदर कोई हम कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें हमें सलाह दो, हमारी हेल्प करो, और बाद में क्या होता है कि आप किसी और से मिले हुए हो तो हमारे धर्म को ही आप भ्रष्ट कर दो। तो इससे अच्छा है, बेटर है, क्योंकि एक धर्म होता तो कहा जा सकता था कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। और अभी हम क्या समझ रहे हैं कि राज्य और धर्मों को अलग अलग क्यों रखा गया, तो इसीलिए रखा गया ना क्योंकि हमारे यहाँ एक धर्म नहीं है, और जब एक धर्म नहीं है तो राज्य मान लीजिए कि किसी एक संगठन से मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी दूसरे वालों को। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे इन्हें सहायता ना ही करे तो बेटर होगा। और लेकिन क्या हुआ कि इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह ना बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए।
यानी कि यहाँ पे एक और बात आती है कि जो राज्य है वो क्या करे कि कहीं यदि उनसे मिल गई और उन्हें यदि सहायता भी वो मांग रहे हैं तो वो ये ना बताए कि भाई अब आपको मतलब अपना काम कैसे करना है, कैसे अपने संगठन को चलाना है, ये राज्य का काम नहीं है। और इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी। यदि राज्य ऐसे बातों का करता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, तो कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रताओं पे आप हस्तक्षेप लगा रहे हो, अंकुश लगा रहे हो, और ये हमारे संविधान के खिलाफ हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है कि राज्य के लिए भी जरूरी है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा ना पहुंचाए। और संक्षेप में यदि हम देखें कि राज्य को चाहिए कि वह ना तो धर्म की मदद करे और ना ही उसे बाधा पहुंचाए। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ना तो वो धर्म की मदद करे ना धर्म को बाधा पहुंचाए। और ऐसा क्यों, हमने समझ लिया कि हमारे यहाँ कोई एक धर्म नहीं है, और यदि हम राज्य को इसमें शामिल करते हैं, वो किसी एक संगठन से मिल गई, तो दूसरे वालों को कहीं ना कहीं फिर नुकसान होना है। ठीक है, या तो उसमें मिलके वो इतनी ताकतवर हो गई कि हमें ही बताने लगी कि तुम्हें ऐसा करना वैसा करना, ऐसे चलाना वैसे चलाना। तो हमारे जो समुदाय के लोग थे उनकी जो मर्जी थी। अब हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए हम हिंदू हैं और हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन अब राज्य का यहाँ पे हस्तक्षेप होता है और राज्य में जो शासन करने वाला मेंबर है तो वो मान लीजिए भोलेनाथ के पुजारी हैं, वो भी हिंदू हैं, भोलेनाथ के पुजारी हैं। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि तुम दुर्गा माँ की पूजा करना छोड़ो, भोलेनाथ की पूजा करो, बहुत अच्छे भगवान है वो। ठीक है, यहाँ पे मेरी आस्थाओं को वो कहीं ना कहीं कुचल रहे हैं और मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। तो अच्छा है ना कि हम उनकी यहाँ पे इसमें सम्मिलित ही ना करें, दोनों अलग अलग रहें तो बेटर होगा। इसलिए इसे अलग अलग रहना ही उचित समझा गया था, या रखना उचित समझा गया था। और इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ठीक इसी तरह क्या होता है कि राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वे धर्म को आधार ना बनाए। यानी कि इसमें क्या होगा कि नागरिकों को अधिकार जब प्रदान करे तो धर्म को वो आधार ना बनाए। और पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था। इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की पश्चिमी दुनिया भी, मैंने जो कल आपको एक क्वेश्चन बताया था फ्रांस वाला, तो अभी पूरा आप कंसेप्ट समझिए अपने इंडिया का, अदर कंट्रियों का। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे देश में तो हमने राज्य का देख लिया कि कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्यों नहीं है, वो भी बातें हम लोग समझ चुके हैं। तो इसमें से क्या, पश्चिमी दुनिया, फ्रांस कहाँ पे है, एक हमारी वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है, यूरोप की कंट्री है वो। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ईसाई धर्म जो था वो कई शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा का अपना अपना चर्च था। ठीक है, हमारे यहाँ भी कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं, अपने अपने मंदिर बनाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा होती है लोगों की। और इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इसमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के क्या होता कि सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज़्यादा तरजीह देता। यदि इसमें, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले ये धर्मनिरपेक्षता की बात आई थी, हमने तो बाद में अपनाया। तो इसमें से क्या बात कही कि यहाँ पे वो जो वेस्टर्न कंट्रियाँ थी वहाँ पे कि मतलब कई सारे चर्च हैं और किसी एक चर्च में मान लीजिए कि वो होता ही है, हम जब सम्मिलित होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा किसी एक से गहरा लगाव हो जाता है। ठीक है, और जो सत्ता पे काम कर रहे हैं वो भी किसी न किसी धर्म से आते हैं, किसी न किसी कोई ना कोई उनकी भी जाति होगी, धर्म होगा, कोई रिलीजन होगा। तो वो तो क्योंकि उनकी भी एक निजी लाइफ है ना। यदि भारत के प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो अभी तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री के बाद का कुछ टाइम बचता होगा तो उनकी भी अपनी निजी लाइफ है। वो भी अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने जितने भी उनके जो भी कर्म है उन्हें वो सम्मान करते होंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी भी अपनी लाइफ है। और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने क्या किया, उन्हें शामिल कर दिया, तो उनका अपने के प्रति ज़्यादा लगाव होगा। ये बिल्कुल बनी बनाई बात होती है। तो बेहतर है कि आप ना ही करें, अलग अलग रहें तो सही होगा। क्योंकि अलग अलग अब बन चुके हैं, मंदिर बन चुके हैं, चर्च बन चुके हैं, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में बात की गई। तो जब अलग अलग हैं तो हमें सबको ध्यान देना पड़ेगा। हम किसी एक पे ध्यान दें तो सब पे नाइंसाफ़ी हम कर बैठेंगे, और इसलिए हमें इन्हें अलग करना ज़रूरी था। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे
कि क्या होता है, वह इस चर्च के सदस्यों से क्या होगा कि सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज़्यादा तरजीह देता, और इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक था। माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। ये बहुत अच्छी बात की गई कि राज्य को क्या किया गया, यहाँ पे ये माना गया कि उसे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो। ठीक है, उसे धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, तो राज्य का ये कर्तव्य है, किसी भी राष्ट्र का ये कर्तव्य है कि आप उसके अधिकारों का हनन ना करें, उसके अधिकारों की आप रक्षा करें। अब उसका धर्म जो भी है वो उसका निजी मैटर है, चाहे वो कभी हिंदू बने, कभी मुस्लिम बने, कभी ईसाई बने। तो यहाँ पे धर्म परिवर्तन भी लोग करते हैं, धर्म परिवर्तन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे राज्य ऐसा कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि वो क्यों कर रहे हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू मुस्लिम बन जाते हैं, मुस्लिम हिंदू बन जाते हैं, या उन्हें बना दिया जाता है। बहुत सारे अपने इंडिया में ही कुछ यहाँ पे मुस्लिम हैं जिन्हें कि क्या किया गया था, पहले इनका ईसाई धर्म चलता था, जो ये यूरोपीय थे, अपने कंट्री पे आए हुए थे, और इन्होंने क्या किया था कि मतलब कुछ को ज़बरदस्ती, कुछ को इच्छाओं से इन्हें ईसाई धर्म कबूल करवा दिया था। और उसके बाद से ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुत से हिंदू मुस्लिम बने हुए हैं। ठीक है, और आज वो अपना मुस्लिम धर्म ही मानते हैं, जबकि इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ जबरन बनाया गया था इन्हें, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अब चली आ रही है, तो वो अपने आप को मुस्लिम ही समझते हैं। और इंडिया में रहने वाले जो बहुत से लोग हैं जो कि पहले हिंदू थे, बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन कराया गया और उन्हें मुस्लिम या ईसाई धर्म स्वीकार करा दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे आपकी भारत में स्थितियां अलग थीं, और इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया। और संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल के से दो रूपों से अलग हुए, और उसके दो अलग अलग कारण थे। उन मॉडल वहीं का अपनाया, लेकिन कुछ इनके दो रूपों से अलग हुआ। वो क्या क्या था, पहला तो था धार्मिक समूहों के अधिकार। ठीक है, तो इससे कैसे अलग हुआ, प्लीज़ इसे एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा ध्यान से। हमारा भारत में भी कहीं ना कहीं ऐसी ही सिचुएशन थी कि वहाँ पे ईसाइयत ही कई धर्मों में, कई अलग अलग टुकड़ों में बट गया। हमारे यहाँ तो किसी का ईसाई धर्म है, किसी का हिंदू धर्म है, किसी का सिख धर्म है, मतलब जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे, वहाँ तो एक ही था, यहाँ तो हमने बहुत सारे धर्मों को यहाँ पे जगह मिली हुई है भी उसके मेंबर। तो इसमें थोड़ा सा दो चीज़ें जो अलग है वहाँ से, वो देखते हैं हम लोग और तभी आप कंपेयर भी कर पाएंगे पश्चिमी और इंडिया में कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहली बात आपकी है कि जैसा कि बताया जा चुका कि संविधान निर्माता क्या था, विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। ठीक है, तो व्यक्तियों के बीच जो बराबरी है वो ये भी समझते थे कि समुदायों के बीच भी बराबरी रखनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति है तो वो मानते थे कि दूसरे व्यक्ति के तुलना में इसे भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन एक संगठन बनाया गया, कई सारे व्यक्तियों के द्वारा मिलकर एक संगठन बनाया गया है, वहीं पे दूसरा संगठन है, तो ये भी मानना था उनका कि उन संगठनों को भी उसी तरीके से अधिकार या उसी तरीके से समान बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। और इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे, और दूसरी तरफ यदि हम देखें कि अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो और एक का दूसरे पर प्रभुत्व ना हो तो इस समुदाय के सदस्य आत्मसम्मान और आज़ादी के भाव से भरे होंगे। इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने तथा चलाने, और यदि हम देखें कि उसे स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की समुदाय यानी कि व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता से होता है। तो यहाँ पे जब भी कभी बात आए ना कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो
व्यक्ति से बस नहीं है कि हमें सिर्फ मिला हुआ, समुदाय से भी है, क्योंकि एक व्यक्ति को तो हमें मिला हुआ है, लेकिन कई सारे व्यक्तियों से मिलके एक समुदाय बनता है। आरएसएस संगठन बना हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए भी कई सारे संगठन होते हैं, वो अपना बनाते हैं। तो इनमें से जो भी उनके हैं ऑर्गेनाइजेशन, आप उन्हें, जो भी उनकी कम्युनिटी है, आप उन्हें क्या करें कि उन समुदायों को भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी गई। वहाँ पे धार्मिक संस्थान स्थापित करने, उसे चलाने का भी अधिकार दिया गया। धार्मिक समुदाय जो है, आपका आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, और उसको आप पढ़ेंगे 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है, बखूबी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अब आता है दूसरा कि राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। तो राज्य, अभी मैंने बोला था कि राज्य हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं कर सकता है, लेकिन देखते हैं कि कुछ बात कहाँ तक यहाँ पे सच्चाई है। दूसरी बात आपका आता है कि धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ, भारत में पारस्परिक क्या है, निषेध नहीं हो सकता है। तो अभी हमने कहा था जस्ट पहले कि अभी कुछ इसके अपवाद भी आएंगे। तो इसको क्या है कि भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। दोनों में पारस्परिक निषेध का मतलब आपको पता है, अभी हमने जस्ट बताया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज क्या होता है, मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खात्मे की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमें बात आएगी कि ये क्या है, आपका देख रहे हो यहाँ पे कि छुआछूत की भावना थी लोगों में, और इसमें हम देखते हैं कि बुनियादी गरिमा, इनकी आत्मसम्मान से इन्हें वंचित किया जा रहा था। तो इनसे क्या होगा कि जो ये रीति रिवाज वाली इतनी गहरी यहाँ पे व्यवस्था बन चुकी थी, व्यापक रूप से ये फैल चुकी थी, तो बिना राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इसके खात्मे की आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सांप्रदायिक सद्भाव, इसके लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, कि राज्य कहाँ कहाँ पे आपके अधिकारों को बंद कर सकता है, जो धार्मिक धर्म के खिलाफ हस्तक्षेप कर सकता है, वो एक आपका आ गया कि राज्य यहाँ पे विरोध कर सकता है। पहला, सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात यहाँ पे आप देखेंगे फिर क्या होता है इसके आगे, कि यदि हम देखते हैं कि ऐसा हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं, और इसे आप ना एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, अमेरिका में ना इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, या सकारात्मक हस्तक्षेप कहते हैं। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि यदि राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है तो आप इसे नकारात्मक नहीं कहेंगे। आप कैसे नकारात्मक नहीं कहेंगे? क्योंकि मान लीजिए छुआछूत की भावना चल रही है, छुआछूत है लोगों के प्रति, और राज्य क्या कर रही है कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी का अधिकार नहीं देती आपको, तो आप क्या करते हैं? हम किसका आधार लेके अपनी न्याय के लिए जाते सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि हमारे पास कोई आधार नहीं होता, राज्य को वहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ा कि भाई उसके लिए कानून भी बनाने पड़े कि आप यहाँ पे ऐसा काम नहीं कर सकते हो। उन्हें भी, क्योंकि यदि इक्वलिटी राइट आपके पास है तो इक्वलिटी राइट उनके पास भी है, और रिलीजन का राइट आपके पास है तो उनके पास भी है। ठीक है, तो ये बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप इससे, यदि हस्तक्षेप कर रहा है राज्य इन मामलों में, तो आप नहीं कहोगे कि राज्य हमारी धार्मिक स्वतंत्रताओं का हनन कर रहा है या किसी भी तरीके के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। आपके द्वारा गलत किया गया तो उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और राज्य ऐसे में क्या होता है, धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। यहाँ पे राज्य जिनके द्वारा जिनको दबाया जा रहा है, तो जो दबे हुए लोग हैं उनकी वो मदद करेगा, फिर वो चाहे किसी भी धार्मिक संगठन के हो। और मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को वह धन दे सकता है। और जब अभी हमने देखा शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है, तो वहाँ पे वो जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए वो अपना खोल सकते हैं। और वहाँ पे राज्य क्या करेगा, क्योंकि कौन खोल सकता है,
एक आप देखेंगे कि कुछ स्कूलें होती हैं, वहाँ पे प्रेयर वगैरह आपकी ना हिंदू की होगी, ना मुस्लिम की होगी, ना किसी की होगी। वहाँ पे ऐसी होती है कि अपने कर्म से रिलेटेड होगी, अपने हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे होगी कि जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई हिंदू धर्म के स्कूल में उसकी प्रेयर करे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी शिक्षा में क्या है कि ऐसा लगता है कि इन्हें हमें ये अधिकार देने चाहिए, और यदि इनके द्वारा अपने स्कूल खोले जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को या अपने जो भी हैं उन्हें धर्म के बारे में बताया जाता है, उनकी जनसंख्या बढ़ाई जाती है, तो राज्य इसमें उनकी हेल्प कर सकता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये आपके प्री में भी बन सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है, यानी कि क्या है कि शिक्षा संस्थान को वह धन दे सकता है, किस स्थिति में दे सकता है वो भी आपको पता चल गया। और अब देखते हैं कि इस तरह राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है। यह बात मतलब कि यह इस बात पर निर्भर है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। और भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है, और यह एक जटिल विचार है। और इससे आप क्या कहते हैं कि इससे राज्य को सभी धर्मों से दूर रखने की छूट मिलती है, ताकि वह अक्सर यानी कि अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके, अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे। यह इस बात पर भी निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की मैंने बात की कि सकारात्मक यहाँ पे जो भेदभाव है वो राज्य कर सकता है, क्योंकि सकारात्मक भेदभाव का मतलब क्या हुआ आपका कि यहाँ पे ये बताया ना, स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा जिस कदम से भी लेगा कि आपके द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके अधिकारों का यदि आप हनन कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि समता का जो अधिकार हमने दिया है उसे चरितार्थ में लाने के लिए यदि उनके लिए धर्म में हस्तक्षेप करना पड़े तो बेशक राज्य कर सकता है। अब आता है यहाँ पे कि हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा, और इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां भी आप कह सकते हैं। इसमें पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान ने क्या किया, उदारवादी व्यक्ति को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो उसने क्या किया कि एक उदारवादी व्यक्तिवाद को क्या किया कि एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को भी मतलब कोई महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई कि सबको दिया जाए, समान अधिकार की बात की जाए। दूसरे क्या हुआ यहाँ पे, दूसरी बात देखें कि हमारा जो संविधान है तो इसने क्या किया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया। आप देखिए कि हमारे संविधान को फ्रांस से क्या सीखना चाहिए, तो हमारा संविधान क्या करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिना आंच आए, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई हार्म नहीं होता है, कोई हानि नहीं होता है, और उसके साथ साथ भी वो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करता है। और जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति क्या है, संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है, और कि यहाँ पे भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद क्या हुई, आरंभ हुई थी। ठीक है, यूनिवर्सल सिविल कोड की यहाँ पे बात की गई 1964, कहाँ पे, यूएसए में। यहाँ पे क्या इसमें बात की गई है, सकारात्मक कार्य योजना। अभी मैंने बताया ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि यदि राज्य कहीं पे जनता की भले के लिए धर्म पे भेदभाव कर रहा है तो वहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें ये आपका एक सकारात्मक भेदभाव होगा, और अमेरिका में ऐसा काम पहले ही कर दिया गया था। तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं, और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है, हमारे राष्ट्र की तुलना में, कितने अदर राष्ट्रों की तुलना में हमारा देश कितना आगे है इस मामले में, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें कि जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था, यानी कि अमेरिका से पहले भारत ने अपना लिया था। तो ठीक है, थोड़ा सा मैंने शायद गलत बोल दिया, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि भारत हमारा अमेरिका से पहले ही अपना चुका था। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात, ठीक है। अब यहाँ पे आता है तीसरी बात, क्या आती है, ये थोड़ा सा ये बना के रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल सेम जो इससे पढ़ा होगा ना, वो बिना मतलब कुछ किए भी कहीं से ना पढ़े आप दोबारा, लेकिन फिर भी इसका आंसर कम से कम आप पास होने तक का तो लिख सकते हैं, ठीक है। और बस हमें पास ही होना है, फिर टॉप आना किस्मत की बात होती है। टॉपर्स को भी नहीं पता होता कि हम टॉप करेंगे, ठीक है। तो हमें पास होने तक के लिए ही पढ़ना है, और जो टॉप करने के लिए पढ़ेंगे तो वो तो उनकी ही लीला जाने, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका तीसरा। यहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न समुदाय के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि के बावजूद भारतीय संविधान ने क्या किया कि समूहगत अधिकार, यानी कि ग्रुप राइट्स, जैसे कि सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किए हैं। और इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे, जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतवाद के नाम से जानी गई, ठीक है। तो यहाँ पे समुदाय के लिए भी यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, और हमारे संविधान निर्माता इन सब मामलों में पहले से ही सजग थे। तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य देशों की जो वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे पूरा एग्जाम्पल वो कैसे, किस तरीके का, किस लेवल का धर्मनिरपेक्ष होते हैं, और अपने इंडिया में किस लेवल का है, ये आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि यहाँ पे आपके लिए यदि आपके धर्मों का कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आपके अधिकारों को भी सेफ्टी कर रहे हैं, आपके धर्म के बीच में भी नहीं आ रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं, और आपके स्वतंत्रता को भी बनाए रखते हैं, ठीक है। अब आता है सार्वभौमिक मताधिकार की बात, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो खैर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे टॉपिक है तो इसको एक बार और देख ही लेते हैं क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं। यहाँ पे क्या है कि 2 केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। पहला, ये सार्वभौमिक मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, और ख़ास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता है कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये उपलब्धि है इनकी कि इतना सब कुछ भेदभाव होते हुए भी हम सार्वभौमिक मताधिकार की बात करते हैं, और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहाँ लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी है, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफ़ी देर से काफ़ी देर से दिया गया। और एक बार क्या हुआ, ये जो कामगार और महिलाओं का है, आप हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इनको कब अधिकार दिए गए थे, ठीक है। कि महिलाओं के लिए पहले था ना कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही, बुद्धिजीवी वर्ग ही जो वोटिंग राइट था उन्हें मिला हुआ था, ना महिलाओं को ना गरीबों को, उनको ये वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में इन्हें प्राप्त होता है, और एक बार राष्ट्र के विचारों ने क्या किया कि समाज के अभिजात्य तबके में जगह बना ली। तो इसके क्या हुआ, परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा। और इस प्रकार हमारा देखें यदि कि जो भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में क्या हुआ कि हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो, और सार्वभौमिक मताधिकार का जो विचार था ना, वो भारतीय राष्ट्रवाद के बीज यानी कि विचारों में एक है। और भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का ये पहला प्रयास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से सन 1895 में हुआ था। और इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक, कोई एक नागरिक नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है। ये कहा गया था मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। क्या हुआ यहाँ पे, जो उनकी रिपोर्ट आई थी कि नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, वो कोई भी हो, लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। और इस रिपोर्ट में क्या हुआ कि ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भू सीमा में पैदा हुआ है।
तो यहाँ से एक बात आपकी और निकल के आती है कि जो हम विदेशियों को नागरिकता देते हैं, अदर कंट्री के लोग आके हमारे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिए कि जो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रमंडल की भूभाग में पैदा हुआ इंसान को ही वोटिंग राइट मिलेगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, डजेंट मैटर यहाँ पे कि वो कैसा है, उसे वोटिंग राइट का अधिकार मिलेगा यदि वो भारत की धरती पे जन्म लिया है तो। यदि वो बाहर का है, किसी अदर कंट्री का है, यहाँ की नागरिकता वो ले लेता है, फिर भी उसे वोटिंग राइट तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट आपके प्री में पूछ दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। और उसके बाद आता है यहाँ पे कि जो हम देखें कि जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की है, अथवा जिसके पिता इस भूभाग में जन्मे हो या बस गए हो, इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौमिक या सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया है, जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे संघवाद। संघवाद की यदि हम बात करते हैं कि संघवाद क्या है, इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का हालांकि फंडा क्लियर हो चुका है, लेकिन देख लेते हैं क्या है संघवाद। यहाँ पे जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। और संघवाद से संबंधित यदि हम अध्याय में हमने ये पूरा डिटेल से पढ़ा भी है, और संघवाद यानी कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है, और संविधान का जो झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, यानी कि जो संविधान है उसका जो झुकाव है ज़्यादातर वो कहाँ पे, केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ। लेकिन क्या है कि इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की जो कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर भी आपने दिखता है। अमेरिकी संघवाद को हम यदि बात करें कि उनकी संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं आप कि भारतीय संविधान संवैधानिक रूप से असमतोल है, यानी कि इसमें राज्य का और स्टेट का, अमेरिका में देखते हैं कि इनकी पावर कहीं ना कहीं एक ही होती है, जो सेंटर होता है आपका और स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो अमेरिका में उनके अलग अलग अपने अपने पावर होते हैं, उनके नागरिकों को अपने अपने की नागरिकता मिलती है, लेकिन हमारे भारत में राज्य कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर होता है सेंटर की तुलना में। ठीक है, ये हम लोग संघवाद एक अपना चैप्टर ही था और उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। और यहाँ पे यदि आप जो भी नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ यदि हम उसे क्लियर करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस जितना दिया गया है उतना ही देखेंगे। और इसमें से देखें कि कुछ एक इकाइयों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना के में बराबर इस बात का ख्याल भी रखा गया कि इन इकाइयों के साथ क्या संबंध अनूठे रहें अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है, इनको कुछ पूर्वोत्तर के आपके स्टेट हैं, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, नागालैंड की बात करें, मिजोरम की बात करें, ये आपकी पूर्वोत्तर कंट्री है। ठीक है, इन्हें स्पेशल दर्जा दिया गया है। और जम्मू कश्मीर को भी एक स्पेशल दर्जा दिया गया है। आपको पता था कि आर्टिकल 370 का क्या मुद्दा था, और मसलन क्या हुआ कि भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश की जो स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी, और यह एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 371A के तहत भी क्या किया गया था कि पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। और यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है, बल्कि आप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। इनके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। ये जो आर्टिकल 370 है, ठीक है, तो ये तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019। ये अस्तित्व में आ चुका है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक अलग अलग क्या है, आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए यहाँ पे ये भी बता दें कि अभी ये स्टेट में बदलेगा। ठीक है, आर्टिकल 370 हुआ जो उसे ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर जैसे था वो एक स्टेट के रूप में हो सकता है कि अभी बदले, क्योंकि ऐसा
संभावना पाई जाती है। तो इससे जब आएगा खैर न्यूज़ में तो देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया गया था, आर्टिकल 370 रखा गया कि चलो भाई हम विलय पत्र के द्वारा हुआ था, और विलय पत्र के द्वारा जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर भारत में आता है तो इसमें ये कहा गया था कि हम अपना अलग संविधान बनाएंगे, अपना अलग झंडा बनाएंगे, अपना अलग हम सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रक्षा डिफेंस वगैरह के लिए भी बस था कि भारत की वो बात मानेंगे। भारत यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम भी चला रही है तो वहाँ पे वो नहीं मानते थे तो कोई बाध्यकारी नहीं था उनके लिए। हम वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। वहाँ के यदि कोई लड़की यहाँ शादी कर ले तो उसकी नागरिकता ही वहाँ से ख़त्म कर दी जाती थी। बहुत सारी चीज़ें थी। तो जम्मू कश्मीर का एक अलग ही राष्ट्र की तरह कुछ चलता था, ठीक है। ये 370 इतना पावरफुल था, लेकिन जब से ये ख़त्म कर दिया गया, सारी समस्या की जड़ यही था और इसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब आप जम्मू कश्मीर सहित मिला के आप भारत बहुत शौक से, गर्व से हम कह सकते हैं। और इसी तरीके से आपका 371A भी रखा गया है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों को स्पेशल यहाँ पे दर्जा देता है। यहाँ पे ये नागालैंड बस नहीं है, कई सारे इसमें स्टेट हैं, उसमें ABCD के करके हैं। आप NCERT में आज का, सॉरी NCERT नहीं, लक्ष्मीकांत यदि आपके पास हो तो प्लीज़ आपके लिए आज का होमवर्क है। और मैंने वेयर एक्ट भी शेयर किया था टेलीग्राम में, तो आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो 371 का है, तो इसके जितने भी हैं 1 2 3 4 या ABCD जो भी है पूरा उसे आप पढ़ लीजिएगा। तो क्योंकि वो इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन अभी कुछ ही देर में कराऊंगी, आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि अप्रवास पर भी रोक लगा दी गई ताकि उनकी स्थानीय पहचान बनी रहे, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिला और भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं मानी गई। क्यों बुराई नहीं मानी गई? क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी। क्यों? यदि वो अपने अस्तित्व, अप्रवास को हम नहीं रोकते तो अपने अस्तित्व को वो नहीं बचा पाते। नागालैंड वालों में जो नागा प्रजाति रहती है या कुछ और लोग रहते हैं, आप देखोगे कि उधर के लोग जो है ना, पूर्वोत्तर वाले, उनका कुछ चाइनीज टाइप की शक्ल होती है, ठीक है, उनका चेहरा होता है। मेरे एक फ्रेंड है, असम के हैं, तो मैं तो पहले सोचती थी कि ये कहीं भूटान के होंगे या चाइना के होंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आँखें, नाक छोटी सी, आँखें गोल गोल सी, तो मतलब और ठीक है कि वो हिंदी इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश तो बोल ही लेते हैं और हिंदी भी अच्छी खासी उनको आती है, ठीक है, दिल्ली में रहते हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें स्टार्टिंग में देखा था तो मैं यही सोच रही थी कि ये कोई पक्का चाइना या भूटान का बंदा होगा, क्योंकि मुझे उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था। फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम असम से हैं। तो वहाँ के लोग जो हैं, तो कुछ उनकी जो आप देखेंगे, उनका वहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट ही है कि लोग वैसे ही पैदा होते हैं। थोड़ा सा निग्रेटो टाइप का, मंगोलियड टाइप का जो भी उनका होता है, तो छोटे होंगे, आंखें गोल होगी, उनकी नाक छोटी होगी। आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आप अलग से पहचान सकते हैं, ठीक है, कि वो पूर्वोत्तर के ही मेंबर होंगे। बिल्कुल आप अलग से पहचान सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई कि उन्हें, यदि हमने स्पेशल प्रोविज़न की बात की तो कोई बुराई नहीं की, हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, हमने सकारात्मक भेदभाव किया है, उनकी भलाई के लिए वो करना जरूरी था। अब आता है कि हालांकि संविधान के, मतलब संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं कही गई, परंतु आज भारत एक बहुभाषिक संघ है। हर बड़े भाषाई समूहों की जो राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने क्या किया कि सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। और भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है, जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविधि अस्मिताओं की, मतलब को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है। तो यहाँ पे सबको छूट है, सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबके अपने अपने अधिकार हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के हों, चाहे दक्षिण के हों, चाहे मध्य भारत के हों, चाहे उत्तर भारत के हों, चाहे पश्चिम भारत के हों, ठीक है। तो इन सबको अपने अपने राइट हैं। अब आता है आपकी राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय पहचान की बात करें यहाँ पे, तो इसमें आपकी क्या बताया गया है, संविधान में समस्त भारतीय जो जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर जोर दिया गया है। हम सबकी एक राष्ट्रीय पहचान अब तो हमारा आधार बन चुका है, आधार कार्ड जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन देती हूँ मैं,
इसे आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका आधार कार्ड होता है बिना देखे, ठीक है, गिन के नहीं बताना आपको। आप हमेशा हर जगह पे आपका आधार कार्ड लगता है कि उस आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। 12 होते हैं, 10 होते हैं और 14 होते हैं, 15 होते हैं, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इनमें से कौन सा नंबर होता है प्लीज़ आप बताइएगा बिना गिने, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है, वैसे आधार नंबर भी आपका कितने नंबर का है ये आपको बताना है, वो भी बिना काउंट किए ईमानदारी से। जितना जिसको जो जैसे पता हो वही बताइएगा, क्योंकि आपके पास हमेशा वो रहता है और आज तक हो सकता है बहुत से लोगों ने ध्यान ना दिया हो। जब मेरे सामने भी क्वेश्चन आया था ये वाला और ये एक एग्जाम में पूछा गया था, तब मैंने ध्यान दिया कि यार आधार कार्ड में इतने नंबर होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग भी हमारे से महान ही बुद्धिजीवी हो, ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ बताइएगा कि कितने नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ, मैंने आपके आधार कार्ड का नंबर नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि वो नंबर जो होते हैं ना, जैसे मोबाइल नंबर मान लीजिए कि यहाँ पे इतने इतने होते हैं और ये होता है कि 2 4 6 8 10 होते हैं, 10 नंबर का होता है, ठीक है। उसी तरीके से आधार कार्ड नंबर कितने नंबर का होता है हम ये पूछ रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि हमारी एक पहचान होती है और इस संबंध में हम यहाँ कुछ बातों पर गौर करेंगे, जैसे ऊपर चर्चा भी कर चुके हैं। और ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध बिल्कुल भी नहीं है। और भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है और फिर भी क्या हो, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। और इससे क्या होता है, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस में स्पष्ट किया गया कि संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात नकार दी गई और पृथक निर्वाचन मंडल की बात को क्या किया गया, नकारने का कारण यह नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता है और अथवा क्या हुआ कि इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होता है। यदि कि हम सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हर लोग अपना अपना चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, समस्या बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती और इसको नकारने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय जीवन की सहजता में बाधा पहुंचती है। मेन जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की जो बात की गई उससे नकारने का कारण क्या था आपका, कि कहीं ना कहीं हमारे जो राष्ट्र में एक तो वैसे भी हम अलग अलग जाति धर्म में बटे हुए हैं और ऊपर से हम क्या करें कि इसको और अच्छे तरीके से हम अलग अलग और टुकड़ों में बांट दें, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और उससे यदि हमें बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम पृथक निर्वाचन की इतना ज़्यादा छूट ना दे दें कि समस्या हो जाए। तो मेन जो रोकने का था यही था। आप बिल्कुल अपने धर्म के आधार पर पहचाने जा सकते हो, अपने एरिया के आधार पर पहचाने जा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया ही कि यदि आप पूर्वोत्तर भारत के हो तो आपके चेहरे की बनावट, आपके चेहरे का जो भी स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। आप उत्तर भारत के हो तो अलग होगा। यदि आप नहीं भी बताते हो, आप पूर्वोत्तर भारत के मेंबर को देखोगे तो बिल्कुल आप सीधे देखते ही कह सकते हो, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि आप कहीं ना कहीं इस एरिया से आते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचो क्योंकि भूटान के हो सकते हैं, चाइना के हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में उधर का ही आएगा। आप दक्षिण भारत के मेंबर्स को देखेंगे ना, वो मूवियों का छोड़िए कि मूवियों में आपको ना बहुत एकदम से जो हीरोइन होती है बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन जो उसके विलन होते हैं उनको देखिए आप। हीरोइन तो उत्तर भारत की भी जाके वहाँ पे बन सकती है, ठीक है। तो जो यहाँ के क्या होते हैं, हीरो होते हैं या विलन होते हैं, आप उनको देखेंगे कि उनका जो चेहरा होता है तो एकदम से विलन जितने भी होते हैं तो वो उनका कलर कुछ और ही होता है, ठीक है, उनका पहनावा कलर, तो वो रियल के वहीं के मेंबर होते हैं और दक्षिण भारत में ऐसे ही मेंबर होते हैं। हाँ, वो आप अपवाद छोड़ सकते हैं क्योंकि जो दिल्ली में रह रहे हों और यहीं पैदा हुए हों, फिर भी मतलब कुछ तो उसमें डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देखेंगे, अफ्रीका के लोगों को देखेंगे, तो बिना किसी के बताए आप समझ सकते हो। कोई अपनी पहचान ना बताए ना कि हम कहाँ के हैं, फिर भी बेशक आप समझ जाओगे कि वो कहाँ की है। और देखिए, लोगों को समझने के लिए बिल्कुल आप प्रैक्टिकली होके सोचिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल धड़ल्ले से मैं हिंदी बोल रही हूँ, कहीं मैं आप ये समझिए कि यदि हमारी लैंग्वेज में कभी कभी
मान लीजिए कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बघेली बोली जा रही, बुंदेलखंडी बोली जा रही है, या अरबी बोली जा रही है, या कि अवधी बोली जा रही है, या ब्रज भाषा बोली जा रही है, या भोजपुरी बोली जा रही है, वो हमारे लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वो आ जाती है कभी ना कभी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम इससे भी समझ रहे हैं। जैसे एक बिहारी की बात आप सुनोगे, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि बिहार के होंगे, तो उनके मतलब बातों में कहीं ना कहीं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि वो रा को समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो लैंग्वेज है ना, हम समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल पक्का इधर ही के होंगे। इनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं यहीं से आने वाले होंगे, इसी के इर्द गिर्द के होंगे। भोजपुरी उनके कहीं ना कहीं जुबान में आ जाएगी, और जैसे ही आएगी हम समझ जाएंगे कि ये बंदा किधर का है, ये लड़की किधर की है, वो हम समझ जाते हैं रंग रूप देख के, वेशभूषा देख के, कोई बताए या ना बताए। इतना तो हम लोग को मतलब यदि थोड़ा बहुत भी जिसे जानकारी है, वो इतनी समझ अपनी बना सकते हैं। हमारी पहचान इसी आधार पे होती है, ठीक है। वो तो हम बाद में फिर कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, फिर वो सेकेंडरी मैटर है कि हम किस धर्म, किस जाति। यदि हमें पहचानना है कि किधर से आया होगा, तो भाषा भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है यहाँ पे आपको पहचान दिलाने के लिए, कि हम पहचान सकते हैं। इससे रिलेटेड एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा धर्म से रिलेटेड है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा एंड इसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा, और मैं भी बताऊंगी। इसमें क्वेश्चन क्या था आपका, 2011 में पूछा गया था कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या था, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय और ऑब्लिक करके है समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का क्या होता है, दर्जा दिया जाता है, किसे, किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है, ठीक है। तो किसे किसे धार्मिक संप्रदाय को या समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग होने का दर्जा दिया जाता है, तो किस किस स्तर पे उन्हें लाभ मिल सकता है, विशेष लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला है, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का संचालन कर सकता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या होगा ये, कि ये जो संप्रदाय है, समुदाय है, विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। सेकंड ऑप्शन आपका है यहाँ पे, जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, कि भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, ऐसी बात अभी यहाँ पे नहीं आई है, प्लीज आप ध्यान रखिएगा। जितना आपने पढ़ा, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जितना अभी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा सिर्फ उतना के अंदर ही आपका आंसर है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, कि भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मनोनीत कर देते हैं, बात की गई यहाँ पे कि वो मनोनीत कर देते हैं। सेकंड आपका थर्ड स्टेटमेंट आता है कि यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम, यानी कि जो उनके 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे आपके बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपका पहला था केवल 1, दूसरे में है केवल 2 और 3, तीसरे में है केवल 1 और 3, चौथा है आपका 1, 2 और 3। तो इसमें मैंने पहला ऑप्शन क्या बताया था आपको, कि किसी संप्रदाय या समुदाय, एक बार क्वेश्चन आप फिर से सुनिए, और प्लीज क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ा करिए हमेशा, और जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, वैसे आप पढ़ने की हैबिट डालिए। एक एक वर्ड पढ़िए आप, कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को क्या होता है कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है आपका, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि वो क्या कहता है कि यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है या संचालन कर सकता है। मैंने आपको अल्पसंख्यक बताया था कि जो अल्पसंख्यक हो गए, वो धर्म को बचाने के लिए अपने, कि पूरे तरीके से न खत्म हो जाए, उन्हें क्या करेंगे कि खोल सकते हैं, और राज्य उसमें उनकी हेल्प भी बराबर
करेगा। पहला स्टेटमेंट आपका राइट होता है। दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पे कहीं पे भी बात नहीं आई कि राष्ट्रपति उन्हें स्वयं क्या करेंगे कि किसी संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। तो राष्ट्रपति ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लोकसभा में उनके द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को मनोनीत नहीं किया जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और थर्ड ऑप्शन आपका आता है कि ये प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। यानी कि पहला और तीसरा आपका राइट है। और जो आपका यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट था कि प्रधानमंत्री लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। क्वेश्चन को हमेशा ठहर ठहर के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि एक एक वर्ड आप समझ सकें। ठीक है, हिंदी में जो कामा होते हैं, फुल स्टॉप होता है, उनका मतलब होता है, थोड़ा ऐसा ऑब्लिक है तो उनका भी मतलब होता है। ऐसे आप पढ़िए ना कि आपको क्वेश्चन पे ही आंसर दिख जाए। और हमने अभी पढ़ा, अभी यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इससे अल्पसंख्यक में आते कौन कौन है, आपको यदि नहीं पता तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। अल्पसंख्यक समुदाय में 6 वर्गों को या 6 समुदायों को रखा गया है। पहला कौन सा है, मुस्लिम है। दूसरा पारसी है, ईसाई है। फारसी नहीं है, पारसी है। ठीक है, ये पारसी ये इधर का ये जो है ये पारसी, तो ये आपको याद रखना है, फारसी ना लिख देना आप लोग। तो मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन। क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तो हिंदुओं को नहीं रखा गया है। हम भारत की बात कर रहे हैं कि 6 ऐसी कम्युनिटी है जिन्हें हम कहते हैं कि ये अल्पसंख्यक है। कौन, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। इस चैप्टर का आपने जो क्वेश्चन इससे बनने वाला था वो भी देख लिया होगा। एंड जो भारत फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है, अब आप इसे भी लिखने की कोशिश करिएगा कि कैसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे टाइम काफ़ी हो रहा है, 1-2 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने भारत की धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ की धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से अलग होना नहीं, जो भी अभी हमने देखा है। और उसके बाद हम बात बताएंगे कि यहाँ पे संविधान ने क्या किया कि प्रत्येक व्यक्ति को, संवैधानिक कुछ तथ्य लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार दिया है। और अल्पसंख्यकों को भी क्या किया कि अपने धार्मिक, शैक्षणिक, हमारे इंडिया की अभी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, कि स्थापित करने का अधिकार दिया। जो संख्यक है उन्हें शैक्षणिक संस्थान खोलने का भी अधिकार दिया, या राज्य से धन भी प्राप्त कर सकते हैं, यदि ऐसा भी चाहते हैं तो राज्य से धन भी दे सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं अल्पसंख्यक के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि गणतंत्रवाद के प्रतिमान, जैसा कि फ्रांस में प्रचलित है, यहाँ पे हम देखेंगे फ्रांस भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। या बहुसंस्कृतवाद सभी संकट में है, कैसे कि फ्रांस में इस्लामी कपड़ों और कोशेर, कुछ आप एग्जाम्पल दे देंगे 1-2 पॉइंट वाइज कि इस्लामी कपड़े हो गया, या आप फ्लो चार्ट में दे देंगे कि कोशेर या हलाल भोजन और बुर्किनीस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप डेली यदि न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो वहाँ पे कि एक पर्टिकुलर ड्रेस वहाँ पे कर दी गई कि जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के हैं, वो सब एक ही ड्रेस पे जाएं। तो कहीं ना कहीं उनके धर्मों का, हम सिक्कों को गए कि आप पगड़ी निकाल के जाओ तो हम उनके धर्मों का हनन करेंगे ना। तो वहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया गया कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं वो धर्मनिरपेक्षता को नहीं दर्शाता। और इससे क्या पता चलता, आप लिखेंगे कि इससे हमें पता चलता है कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, जबकि क्या होता है कि फ्रांस एक हमारा जो हमारा नहीं, वो अपना धर्मनिरपेक्ष देश है, और जहाँ विचारों और धर्म की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष में तो यही कहा जाता है। और फिर बाद में आप ओवरऑल निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं स्वीकारा गया है। फ्रांस को इस विषय पर भारत से इसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो निष्कर्षता आप लिख सकते हैं कि भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे ऐसा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता जैसे फ्रांस ने किया। तो इसे कहीं ना कहीं हमारे भारत के धर्मनिरपेक्षता से सीखने की ज़रूरत है। हमारे भारत के संविधान में जो बातें धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रांस को इससे सीख लेने की ज़रूरत है या सीख लेनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल इतना आपको इसको लिखना 150 वर्डों में ही लिखना। ठीक है, तो आपका 1 पेज से 1.5 पेज में ही आना चाहिए, ज़्यादा मत लिखिएगा। जितना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पता है, थोड़ा कम ही लिखना है। ठीक है, और कोशिश करिएगा आप लोग दोनों ही क्वेश्चन लिखने का। क्वेश्चन मैं बोले दे रही हूँ आपको, धर्मनिरपेक्षता के भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है, ये आप लोगों को लिखना है। प्लीज़ लिखिएगा, कोशिश करिएगा, जैसा भी बने टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ मेरा है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।